मित्रों, सिवान में सबसे बढ़िया जूस कहाँ मिलेगा? गोकुल जूस कॉर्नर एवं आइसक्रीम पार्लर में मिलेगा, जो कि ललन कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, सिवान, पवनिया रोड के नज़दीक, पवनिया मोड़ के पास मौजूद है। और यहाँ पर आपको अनेकों प्रकार के शेक्स, जूस और भी बहुत कुछ मिलेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुशांत और आज हम सिवान शहर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति से आज मिलने वाले हैं और सपनों के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मुख्य रूप से आज हम संगीत और उस विषय में जो म्यूजिक डायरेक्टर, जो डायरेक्शन होता है फिल्म में म्यूजिक का, कैसे उसमें म्यूजिक डाला जाता है और कैसे सीरियल्स में म्यूजिक का एक रोल होता है, उस पर जानेंगे। और आज सिवान ऐसे छोटे शहर में आज से लगभग 30-40 साल पहले एक शख्स जिन्होंने बहुत संघर्ष से इस मकाम को हासिल किया और यहाँ तक कि मतलब उस समय में सिवान में म्यूजिक का कुछ भी नहीं था। उस वक्त इनकी इतनी ललक थी चौथे और पाँचवें क्लास में कि हमको सीखना है, हमको जैसे म्यूजिक मूवी में जब बजता है, टीवी में दिखाया जाता है, वैसा कुछ करना है, हमको सीखना है, बांसुरी बजाना है, हमको तबला बजाना है, हमको जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कीबोर्ड वाला वो सब कैसे बजाए तो वो सीखना है। एक ललक थी और वही ललक आज कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले ली है और इन्होंने मुंबई में बहुत साल तक एक बड़े गायिका जो अलका याग्निक थी, उनके साथ इन्होंने काम किया है और एक और भी मतलब सारे सिंगर जो भारत के बहुत बड़े हिंदी, भोजपुरी मतलब म्यूजिक जो अच्छा गाते हैं उनके साथ रहकर और एक अच्छा नाम सिवान का मान बढ़ाया है। और कहीं ना कहीं हमें बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि आज हम अपने एक एपिसोड में स्वागत कर रहे हैं श्री चंद्रमा चंद्राही जी का। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रमा चंद्राही है जी। मैं श्रीनगर मेरा घर है जी। और 92 के लास्ट में मैं मुंबई चला गया जी। और तब से वहीं रह रहा हूँ। अभी कोरोना के पीरियड में आया था एक शादी में, जी। जी। तो कोरोना आ जाने से मैं सिवान में ही ठहरा हुआ। तो सर ये जो 92 से आप मुंबई चले गए हैं, उसके पहले भी मेरे हिसाब से 5 से 10 साल आप सिवान में भी म्यूजिक के लिए बहुत संघर्ष किए होंगे, कम से कम 10 साल तो संघर्ष किए होंगे। हाँ, तो ये उतार चढ़ाव कैसा रहा? शुरू में तो बहुत तकलीफ, मीन्स बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई जी। जैसे मैं बहुत गरीब परिवार से था। जी। जी। इतनी गरीबी थी कि दोनों टाइम भोजन भी नहीं मिलता था। एक टाइम आधे पेट ही खा करके रह जाते थे। जी। एक ऐसा समय आया था और जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही थी और उसी में म्यूजिक का शौक। तो मैं जब 7th पास किया श्रीनगर मिडिल स्कूल से, तो फिर वहीं श्रीनगर में एक ब्रजकिशोर हाई स्कूल था खुला हुआ, तो उसमें मैं एडमिशन लिया। फिर म्यूजिक सीखना था, पता चला कि डीएवी हाई स्कूल में म्यूजिक का सिखाया जाता है। वहाँ एक कोई भी कोर्स भी चालू हुआ था, संस्कृत छोड़ करके चाहे कुछ भी जी। एक संगीत शुरू किया जाए। तो मैं उस लालच में वहाँ से अपना टीसी ले लिया और डीएवी में गया। जी। तो डीएवी में गया तो वहाँ पे एक बैंड के जो टीचर थे रामाधार मठ साहब, उन्होंने शर्त रखा कि मेरे बैंड में काम करोगे तो हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। क्योंकि वो मेरे परिवार के कुछ बड़े भाइयों को, चचेरे भाई जो थे जो पढ़ने में और बैंड में भी काम किए थे, वो लोग का नाम पता चला तो उन्होंने मेरे सामने यही शर्त रखी। फिर मैंने उनको बोला ठीक है मैं बैंड में काम करूँगा। उन्होंने मुझे बोला क्या करोगे, तो मैं बोला बांसुरी में पहले से बजाता था, ऐसे शौक में सीख लिया था बजाते बजाते। क्योंकि बांसुरी जो होती है बहुत सस्ती इंस्ट्रूमेंट होती थी, बाजार से कहीं से खरीद लिए और उसके बजाने लगे। बजाते बजाते अच्छा बजाने लगे थे। शायद माता सरस्वती का कृपा मेरे रहा होगा शुरू से। और उसके बाद वो क्लैरिनेट मैंने ले लिया और वहाँ से हम लोग बहुत दिन तक गांधी मैदान में मार्च कराते थे जब 15 अगस्त 26 जनवरी को होता था। तो वहाँ से हम लोगों को मतलब हम हाई स्कूल से निकल गए तो भी सर बुलाते थे, हम लोग जाते थे। फिर संगीत में स्ट्रगल तो बहुत था क्योंकि पहली एडमिशन मैंने खाकी संगीत महाविद्यालय में लिया, जहाँ हमारे गुरु जी थे चक्रधर मिश्र।
तो वहाँ एडमिशन लेने के बाद चूँकि गरीबी थी तो पैसे थोड़े से जमा किए थे, उसी से एडमिशन ले लिया। 1 महीने के बाद पैसे मांगे तो मेरे पास नहीं था, तो मैं बोला बाद में दे दूँगा। 1 हफ्ता इंतजार करने के बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि मैं समर्थ हो रहा था देने में, तो निकाल दिया वहाँ से। फिर मैं 1 साल तक एक पैसा जमा किया और यहाँ वीणा पांडे संगीत महाविद्यालय चलता था, तो मैं उसमें गया। वहाँ जा कर के मैं एडमिशन के लिए बात किया तो वो लोग बोले कि हो जाएगा। तो मैं वो 2 आना 4 आना 8 आना उस समय जो चलता था वो जमा किया था, रुमाल बांध के लेके गया और उनके सामने खोल करके मैंने एडमिशन कराने का पैसा दिया, गिन गिन करके। पता नहीं वो लोग बड़े दिल वाले थे, उनके दिल में कुछ बात आई होगी, तो मैं एडमिशन तो ले लिया। और क्या हुआ कि मुझे चूँकि हारमोनियम वगैरह का नहीं था, घर से मेरी बहुत बंधन था कि नहीं संगीत नहीं सीखना है। गांव के लोग हंसते थे, बोलते थे अब नचनिया बनेगा, बड़े बड़े बाल बनाएगा। लोग आते जाते बहुत बोल मारते थे, ताना देते थे। ताने देते थे। मैं चुपचाप इधर से निकल जाता था। और चूँकि हारमोनियम नहीं था तो मैं घर में हारमोनियम का फ़ोटो बना करके उस पर उंगलियों का प्रैक्टिस करता था। और संगीत विद्यालय में अब 10 बजे से संगीत विद्यालय तो मैं 8:30 पौने 9 बजे पहुंच जाता। मैं पूरा झाड़ू लगा करके और बिस्तर लगा देता था और एक हारमोनियम एक रूम में ले जाकर मैं प्रैक्टिस करने लगता था। जो उंगलियां मैंने फ़ोटो पे प्रैक्टिस की थी वो उंगलियों को हारमोनियम पे सेट करता था। तो ऐसा करते हुए देखा, सब लोगों ने देखा तो उनको दया आ गया, शायद मेरी गरीबी समझ में आ गई होगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो हम तुम्हारा फीस माफ़ करें। हम बोले क्यों? शायद स्वाभिमान था मेरे अंदर। मैं बोला क्यों? तो उन्होंने बोला, जबकि मैं दे नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मैंने मतलब क्यों आपने बोल दिया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप सुबह सुबह आ जाते हो। उस समय बड़े अच्छे एक टीचर थे, सिवान के बहुत लोग उनको जानते थे, बड़े प्रिय आदमी थे, रविरंजन वर्मा जी। तो उन्होंने बोला कि आप सुबह सुबह आ जाते हो और पूरा झाड़ू वाड़ू लगा करके बिस्तरा लगा देते हो, आप सेवा करते हो, तो इसलिए आपका जो फीस है हम लोग माफ़ कर रहे हैं, आप हमारे काम कर देते हो। तो मुझे भी आगे बोलने का मौका नहीं मिला। मैं भी बोला ठीक है। फिर मैं वो चीज़ मन से भी करने लगा और अपना प्रैक्टिस आके कर लेता था। तो ऐसे करते करते फिर बीच बीच में कुछ दोस्ती हुई लड़कों से जिनके यहाँ हारमोनियम था, तो मैं उनके यहाँ बहाने से चला जाता था और प्रैक्टिस कर लेता था। जैसे वो चाय वाय पिलाने, पानी वानी पिलाने में लगे रहते थे, वैसे प्रैक्टिस कर लेता था, हारमोनियम थोड़ा लावे। ऐसे करके करके मतलब ये किया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे म्यूजिकल ग्रुप चलते थे, एक बड़ा नाम था नेशनल ऑर्केस्ट्रा, तो उसमें मैं गया तो वहाँ तो बड़े एस्टेब्लिश्ड लोग थे, ऑलरेडी प्रोग्राम देते थे। वहाँ गया तो हारमोनियम प्रैक्टिस में बजाता था, तो वहाँ वो लोगों ने बोला कि एक और ग्रुप खुला है नया सा, आप उसमें चले जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑलरेडी सब हैं और वहाँ पे आपको चांस अच्छा मिलेगा। तो मैं वहाँ गया तो वास्तव में वहाँ पे ये नहीं था। और मैं 6 महीने के अंदर इतना अच्छा हारमोनियम वगैरह बजाने लगा था कि ऑर्केस्ट्रा में बजा लेता था, तैयारी करके कर लेता था। और वही वहाँ पे प्रैक्टिस हुआ और फिर हम लोगों ने पहला प्रोग्राम एक मंदिर में दिए, शिवरत शाह की मंदिर है, वहाँ मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट का प्रोग्राम था। तो वहाँ पहला प्रोग्राम दिया और मेरे काम को विशेष सराहा गया। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे नहीं तो वहाँ पर मतलब इंस्ट्रूमेंट ही आपने बजाया था? हारमोनियम उस समय तो एकॉर्डियन वगैरह सिर्फ नेशनल में था और बाकी एकॉर्डियन उस समय बहुत महंगा होता था, पैसे कम हुआ करते थे, तो हारमोनियम से ही हम लोग प्रोग्राम देते थे। हारमोनियम को थोड़ा मिसट्यूनिंग कर देते थे तो एकॉर्डियन जैसी आवाज़ आती थी, तो उसी पर हम लोग प्रोग्राम देते थे। मैं हारमोनियम बेसिकली मैं म्यूजिक के लाइन से ही था, सिखाना बताना, और पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में सारी बारीकियाँ आ जाती थी कि धीरे धीरे मैं सबका सिखाने लगा, गवाने लगा फिल्मी गाने, और धीरे धीरे बहुत तेज़ी से नाम होना शुरू हो गया। फिर मैं एकॉर्डियन, चूँकि लल्ली भैया बजाते थे सिवान के, उस समय बहुत नाम था उनका, तो उनके पास गया, मैं बोला लल्ली भैया मुझे अपना शिष्य बनाइए। तो शुरू में तो तैयार हो गए। एक दिन गया उनके घर, उन्होंने मुझे एकॉर्डियन दिया, मैं बजाने लगा। अब पहली दिन दिया उन्होंने, मैं थोड़ा देर प्रैक्टिस करके बजाने लगा
और वो अपना काम वाम कर रहे थे। उस दिन मैं 1.5-2 घंटा प्रैक्टिस किया, हाथ वाथ दर्द करने लगा। फिर क्या हुआ कि दूसरे दिन गया तो मुझे थोड़ा सा टरकाने लगे। तीसरे दिन गया तो भी फिर मुझे लग गया कि नहीं, ये आप मुझे नहीं देना चाहते हैं। पता नहीं उनके मन में क्या, शायद मेरा इतना तेज़ी से डेवलप, जबकि मैं बोला आप मेरे गुरु बनिए, फिर भी उन्होंने ना आगे दे। पब्लिक को सोने बैठने के लिए रहता है, वहाँ होता है, वहाँ मैं बिस्तर लगा के सो गया और बाजू में एक आदमी आके सो गया। पुलिस आई, उसको जगाया। वो समझ जाते हैं शायद नशा वाले लोग को। हाँ, वो नशा तो नहीं, वो धीरे से चुरा लेते थे। अच्छा। तो वो उसको उठाया, पूछा, तो वो बता दिया कि ये मेरे रिश्तेदार हैं। अरे उसने मुझे, पुलिस वाले ने मुझे जगाया, बोला ये इसको जानते हो? मैं बोला नहीं, मैं देखा। मैं बोला ये तो कोई, ये तुम्हारे बगल में क्यों सोया? और मुझे नहीं मालूम, मुझे तो पता ही नहीं। फिर वो उसको उठा के ले गए और बोला कि उसके बैठे अपने सामान भी ले करो। मतलब पुलिस उस समय बहुत ही टाइट थी। काफ़ी चौकन्ना है मतलब। हाँ, तो ये पूरा सफ़र हम लोग जाने एक म्यूजिक डायरेक्टर का, जो कि सिवान से एक छोटे से ज़िला से चले और मुंबई तक गए, और काफ़ी कुछ इनके साथ घटा, दिल्ली से लेकर आपको मुंबई तक का जो सफ़र रहा। और आज मतलब एक सिवान के लिए बहुत मतलब गर्व की बात है कि यहाँ से इतने बड़े बड़े हीरे निकले हैं, और फिर भी अभी तलाश जारी ही है। और ऐसे ही सपनों के सिवान में और भी बहुत लोग आते रहेंगे, और ऐसे ही हम आपको सिवान की अच्छाइयों को दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद सर।